पीके चर्चित नाम यानी प्रशांत किशोर। नरेंद्र मोदी जब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे 14 में, तब चर्चा में आए थे और राजनीति के रणनीतिकार हैं। जेडीयू और बीजेपी कांग्रेस से भी अभी बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात बनी नहीं। क्या राजनीतिक रणनीतिकार खुद राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव हमारे साथ हैं। संजीव पांडे साहब बिहार के रहने वाले हैं, हरियाणा में रहते हैं, मल्टीलिंगुअल हैं और बिहार और देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। पीके को कई लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी कार्यशैली को लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया था कि आए और अम्बेडकरनामा पे जरा दोस्तों को बताएं कि क्या पीके राजनीतिक पार्टी शुरू करने जा रहे हैं। स्वागत है संजीव जी, बहुत दिन बाद अम्बेडकरनामा पे। नमस्कार। बहुत दिन बाद आए हैं। हाँ, काफी दिनों बाद आपने बुलाया ही, काफी दिनों बाद तो हम काफी दिनों बाद आ गए। आपका चैनल है, जब मर्जी आप बोलिए इस पे। क्या देख रहे हैं? लगातार पीके जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अब खुद अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या क्या है मामला? देखिए, शांत किशोर को लेकर 2013-14 से जबरदस्त चर्चा हो रही है और ये देश के लिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि इतने एक मजबूत लोकतंत्र जिसका 70 साल पुराना एक मजबूत लोकतांत्रिक इतिहास है, वहाँ पे जो है एक कंपनी के स्टाइल में पार्टी लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। कंपनी में एक सीईओ होंगे, फिर जो कुछ राजनीतिक जो बेरोजगार होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी, वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीतिक दलों के एक सामान्य भाषा में अगर हम माने तो एक राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? पहला तो राजनीतिक दल का मतलब होता है कि उसकी एक विचारधारा और विचारधारा को लेकर चलने वाले उस राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग। प्रशांत किशोर को लेकर पहला सवाल तो यही उठता है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। अगर सामान्य आदमी की भाषा में हम बात करें तो क्या वो समाजवादी हैं, क्या वो वामपंथी हैं, क्या वो पूंजीवादी हैं, क्या वो सोशल डेमोक्रेट हैं, क्या वो अम्बेडकरवादी हैं अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो। प्रशांत किशोर की जो भारत में जो एक राजनीतिक यात्रा नहीं कहें, राजनीतिक दलों की सलाहकारी स्ट्रेटजिस्ट एज ए स्ट्रेटजिस्ट उनकी यात्रा रही है, वो एक अति दक्षिणपंथी पार्टी के साथ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2012-13 में शायद वो नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए और उनको कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की जीत की जो एक स्ट्रेटजी जो बनाई गई थी, उस स्ट्रेटजी बनाने में उनकी भी एक अहम भूमिका थी। वो कहीं विदेश से आए थे, विदेश में कहाँ से आए हैं, क्या काम करते रहे हैं, कौन से संस्था से जुड़े रहे हैं, इसके बारे में कोई भी एक पुष्ट सूचना इस देश में किसी को नहीं है। जैसे होता है ना कि कोई बंदा यूएन में काम करता रहा है, यूएन में किस पद पे रहा है, यूएन में किस पद पे रहते हुए कहाँ काम किया है, कौन से चीजों पे काम किया है। तो सवाल यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत का सेहरा उन पे एक बहुत बड़े वर्ग ने बांधा कि बहुत शानदार स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने बनाई थी। उसके बाद एकाएक 2015 में देखा जाता है कि वो बिहार में जो बीजेपी के एक दूर विरोधी ग्रुप है, जिसकी राजनीति सामाजिक न्याय के राजनीति पे टिकी हुई राजनीति हो, उसके साथ वो हो जाते हैं, फिर उनके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटजी में भाजपा को पराजित करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनका वैचारिक जो सोच है वो होने के बजाय ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसे स्ट्रेटजिस्ट हैं जो किसी भी व्यक्ति और किसी भी राजनीतिक दल के लिए विचारधारा बनाएंगे, उसके एवज में उन्हें राजनीतिक दल से पैसा चाहिए या उनको कुछ जो मेहनताना, जिसको बोले हम, पैसा नहीं, मेहनताना, हम किसी के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो मेहनताना तो लेंगे ही। अब सवाल ये है कि उसके बाद एकाएक वो फिर नजर आते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रेटजी बनाते नजर आते हैं। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से एक संघर्ष है, सेकुलरिज्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, रिलीजन की पॉलिटिक्स, सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स, प्लस वैचारिक भी एक पॉलिटिक्स, प्लस जो आर्थिक नीतियों को लेकर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीएमसी और भाजपा में कुछ आपस में दूरी है। फिर उसके बाद वो जगनमोहन रेड्डी के साथ आ जाते हैं। जगनमोहन रेड्डी एक ऐसे दल का नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी विचारधारा परिवारवाद पर आधारित है। वो सोशल डेमोक्रेट नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, वो कैपिटलिस्ट नहीं है, वो कुछ नहीं है।
फिर स्टालिन के साथ भी वो नजर आते हैं, जिनका एक जो द्रविड़ आंदोलन का एक बेस रहता है। फिर आम आदमी पार्टी के साथ भी नजर आते हैं। तो ये सवाल उठता है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो जब वो पोल स्ट्रेटजिस्ट और या राजनीतिक दलों के स्ट्रेटजिस्ट की बात करते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी में दो बातें चीजें देखी गई। एक तो कमर्शियल उनका सारा काम है, जिसमें वो कंपनी बनाए हुए हैं, उनके साथ 1000, 1200, 1500 लोग जुड़े हुए हैं, उनको मेहनताना होता है, राजनीतिक दलों से पैसा लेते हैं। और हाँ, बीच में मैं भूल गया, कांग्रेस के साथ भी जुड़े थे। पंजाब चुनाव में कांग्रेस की रणनीति बनाई थी, जिसमें अमरिंदर सिंह की जीत का सेहरा उनके ऊपर बांधा गया था। इन्होंने अमरिंदर सिंह की जीत तय की। अकाली दल की विफलता के कारण वो नहीं जीते अमरिंदर सिंह, वो अमरिंदर सिंह की जीत का तय प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी ने अमरिंदर सिंह की जीत तय कर दी थी। फिर उसका उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस की मदद करते हुए आए थे विधानसभा चुनाव में। अगर मुझे याद है, लगता है 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस की रणनीति बना रहे थे, वहां पे कांग्रेस की बुरी हार हुई थी। इस उनकी स्ट्रेटजिस्ट एक मूवमेंट से स्ट्रेटजी की जो उनका जो कंपनी है, उससे एक तो तय हो गया कि राजनीतिक दलों के एजेंडा, मैनिफेस्टो और कार्यकर्ता की भूमिका नगण्य हो गई। पहले होता था कि कोई भी नेता चुनाव लड़ते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर स्ट्रॉन्ग करता था, बूथ स्तर पर उसको पैसे भी जाते थे, खर्चे भी जाते थे। एक तो राजनीतिक दलों के निचले कार्यकर्ता बेचारे बेरोजगार हो गए, सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, कंप्यूटर से वहां जा रहा है, वैसे जा रहा है, वहां से सारी स्ट्रेटजी तैयारी, वहीं से नारे तय हो रहे हैं। और फिर वो नारे तय होते हैं, स्ट्रेटजी। ये तो एक तो इन्होंने जो राजनीतिक दलों के जो निचला जो ढांचा है, उसको इनकी कंपनी ने इग्नोर करने पे मजबूर किया। हर राजनीतिक दल सोचा कि अरे कार्यकर्ता की जरूरत क्या है, संगठन की जरूरत क्या है, ऐसी कंपनियों को हायर कर लो और उसके बाद हम चुनाव जीत जाएंगे। फिर 5 साल काम करो या ना करो, फिर कोई प्रशांत किशोर जैसा स्ट्रेटजिस्ट ले आएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ये तो एक बड़ा ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहा कि राजनीति नहीं, ये एक कॉर्पोरेट जो पॉलिटिक्स का जो कॉर्पोरेटीकरण हुआ, जिसमें ये अलग तरीके से स्ट्रेटजिस्ट आने लगे, कंपनी बना के रणनीति बनाने लगे। और ऐसे से प्रशांत किशोर जैसे कुछ और कंपनियां भी बीच में फिर बन गई, और कहते हैं कि इनके पास करोड़ों और अरबों रुपए का इन्होंने कारोबार किया। अब सवाल ये उठता है कि वही प्रशांत किशोर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के अंदर एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए जा रहे थे और कह रहे थे हम कांग्रेस पार्टी में कोई पोस्ट लेके हम कांग्रेस का आमूल चूल मतलब कि सुधार करेंगे, कांग्रेस की जो एक इतिहास है, गौरवमयी इतिहास को बहाल करेंगे। सवाल ये है कि जिस राजनीतिक दल का इतना बड़ा इतिहास रहा हो, जिसने क्या कहा जाता है, आजादी की इतनी लंबी लड़ाई है, जिनके कई नेताओं ने 15-15 साल जेल में लगाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसकी एक वर्किंग कमेटी के जो फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते थे आजादी से पहले, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आजादी के बाद भी इतने बड़े बड़े इस नेता हुए जिनकी दुनिया में एक नाम था। वैसी पार्टी की इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि प्रशांत किशोर जैसे एक बिना विचारधारा का व्यक्ति, विचारहीन व्यक्ति, जिसका कोई विचारधारा नहीं है, तो समाजवादी है कि दक्षिणपंथी है, पैसे के लिए दक्षिणपंथियों की भी स्ट्रेटजी बनाता है, पैसे के लिए वामपंथियों की भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए तैयार है, पैसों के लिए सामाजिक न्याय या जाति के आधार पर जो राजनीति करते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, उनके लिए भी रणनीति बनाने के लिए तैयार है। तो वो कांग्रेस का मूल चूल, जिसके एक अपनी विचारधारा है, जिसका एक अपना इतिहास है, जिस पे तमाम किताबें लिखी गई है पूरी दुनिया में, जिस पार्टी को नेता महात्मा गांधी में पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, उसको एक प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो पार्टी का कायाकल्प कर देंगे। फिर उसके अंदर पार्टी के अंदर पता नहीं क्या गतिरोध पैदा होता है, क्या प्रतिरोध पैदा होता है कि पार्टी ने उनसे हाथ जोड़ दी। अब उसके बाद वो कहते हैं कि हम बिहार की राजनीति में कुछ परिवर्तन करेंगे। बिहार पे आ रहा हूँ सर। एक सवाल मेरे जहन में आया कि नेता लोग, पहले हम लोगों ने देखा है बचपन में, अब तक भी देखते रहे हैं कि खाली नाम सुनता था तो पूरा गांधी मैदान भर जाता था नेता को सुनने और देखने के लिए। क्या आजकल के नेता इतने इनएफिशिएंट हो गए हैं कि अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए सीईओ हायर करना पड़ता है? भारतीय राजनीति का जो सबसे आप कह सकते हैं कि पतन काल है। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि भारत के इतिहास में गुप्तों का युग जो था, स्वर्ण युग के बारे में कहा जाता था, स्वर्ण युग था, गुप्त काल को स्वर्ण युग पढ़ते थे इतिहास की किताबों में। आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति का सबसे जो कौन सा युग होगा जो सबसे नीचे से जिसको आप शुरू करेंगे, वो हो चुका है, जिसमें विचारधारा, कार्यकर्ता, संगठन,
सिर्फ एक बात होती है कि हम आएंगे, डेवलपमेंट कर देंगे। किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे ये नेता को भी नहीं पता। आप 1970 से पहले के नेताओं को, 1990 के तक भी जो नेता हुए हैं, उनकी एक सोच थी, विचारधारा थी, समाज की समझ थी, आर्थिक नीतियों की समझ थी। आज के डेट में तो नेताओं का हाल है कि जनता के बीच में उनका कोई कंसल्ट है नहीं। वो तो नेता बनते ही, देखिए इसके लिए हम और आप भी दोषी हैं। जब हम जाति के आधार पे वोट दे रहे हैं, हम क्या कहा जाता है, क्रिमिनल गुंडे और ठेकेदार को वोट दे रहे हैं, माफिया को वोट दे रहे हैं। माफिया पैसे लेके आ रहा है, हम उन लोगों को वोट दे रहे हैं जो कारपोरेट के कंट्रोल बंदे हैं, जिनको कारपोरेट भेज रहा है। तो उनको पता है कि वोट कैसे लिए जाते हैं, वोट मुद्दों पे नहीं लिए जा रहे हैं। तो फिर वो, उनको भीड़ तंत्र से कोई लेना देना नहीं रह गया है कि भीड़ इकट्ठा करो उससे वोट मिले। उनके दिमाग में अब आ गया है कि भीड़ से तो वोट मिलता नहीं। वोट लेने की नई रणनीति है कि आप पैसा खर्च करो, मौके पे शराब बांट दो, कुछ अपराधियों का गिरोह तैयार कर लो, वो जाके, या कुछ जाति और धर्म का कुछ शगुफा छोड़ दो। जैसे अभी क्या कहा जाता है, जब आर्थिक परेशानियों से मुल्क जूझ रहा है, बेरोजगारी की परेशानियों से मुल्क जूझ रहा है, और तमाम मुद्दों पे लोग बहुत परेशान हैं, नौकरियां भी नहीं है, लोगों को, मतलब कि आप खुद ही मान रहे हो कि 70-80 करोड़ जनता जो है 5 किलो अनाज पे जी रही है। तो वैसे समय में इन चीजों पे बहस तो हो नहीं रही है मुल्क के अंदर। बहस ये हो रही है कि हिंदू और मुसलमान, या ये जाति वो जाति, वहां पे मस्जिद पे लाउड स्पीकर क्यों आ जा रहा है, और वहां पे हिंदू मंदिर में लाउड स्पीकर क्यों ना बजे। तो इस मुद्दे पे जब पूरे देश में अगर इस तरह का एक प्रोपगंडा चले, और जिसपे मीडिया भी लग जाए, मीडिया भी पूरा उसको प्रोपगंडा में शामिल हो जाए, तो मान के चलिए कि राजनीति के साथ साथ तमाम चीजों का पतन हो चुका है। और राजनेता नागरिकों को पता है कि ये गुलाम 1200 साल तक जो मुल्क रहा है, तो यहाँ की जनता की मानसिकता गुलामी की है, और इनको आप उलझा सकते हो ऐसी चीजों में। धर्म के नाम पर उलझा दो, जाति के नाम पर उलझा दो, कहीं पे रामनवमी का जुलूस निकाल लो। अब कल ईद था तो पूरे देश भर में हम देख रहे थे कि परशुराम जयंती भी मन रहा था। तो मतलब इस तरह का जो धार्मिक जो विभाजन देश के अंदर जो तीव्र हो रहा है, जिसके अंदर मतलब कि बेसिक इशू पर डिबेट नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मनाइए, ईद मनाइए, आप परशुराम जयंती मनाइए, ये आपका व्यक्तिगत मसला है। आप उसको समाज से जोड़ते हुए दंगा करो, फसाद करो, और रियल इशू से आप वो कर दो। ये नेताओं को मालूम हो चुका है कि इस इशू पे आप उलझा के अपनी राजनीति चमका सकते हो, और उनको ये भी लगने लगा है कि चुनाव के समय में पैसा खर्च कर दो। अब देखिए कि बड़े बड़े माफिया, बिल्डर सब नेता हो गए। कोई जो एजुकेशन के सेक्टर में जो बहुत बड़ा माफिया है वो भी लीडरी कर रहा है, कोई ठेकेदार है पीडब्ल्यूडी का, वो भी तगड़ा लीडर हो गया। तो अब नेता कौन आ रहा है, इवन कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कौन आ रहा है। पहले तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बड़े लीडर आते थे, आज की डेट में तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने, मुखिया तक भी जो है चुनाव में, सरपंच भी, गांव का जो बड़ा ठेकेदार है वही सरपंच बन रहा है, वो गांव का जननेता तो सरपंच बन नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक दलों को समझ में आ गई है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटजीज बड़े सूट करते हैं उनको, जो मौके पे। जी, एक बात और, कि जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया से भी एकदम पॉलिटिकल वेंडेटा सरकार निकालती है। अभी एक रिपोर्ट आया है, मैंने पढ़ा, अभी जन चौक जी, पे एक लंबा लेख आया था। और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उसको भी सरकार जो है सेट करती है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के एजेंसी, ये सब अब सामने खुल के आ रहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। प्रशांत किशोर सरकार, बीजेपी सरकार के विरोधी के लिए भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, और नीतीश कुमार के लिए बनाते हैं, और स्टालिन से भी मिलते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सबसे सबकी स्ट्रेटजी बनाते हैं या बनाते होंगे। तो क्या अभी तक इस सरकार के निशाने पर नहीं है, या कुछ अंदर कुछ है मामला? देखिए ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पे भी लगातार उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के ऊपर ईडी या सीबीआई का शिकंजा क्यों नहीं कसा गया, या नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री या जो सत्ताधारी पार्टी है उसके निशाने पे प्रशांत किशोर क्यों नहीं आए हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में प्रशांत किशोर बीजेपी की हार, अगर उनके स्ट्रेटजी ही अगर तृणमूल कांग्रेस के सफलता का एक कारण है, तो प्रशांत किशोर तो निशाने पे आ जाते। इसी ढंग से अगर तमिलनाडु में या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे यही लगता है कि इनकी स्ट्रेटजी से बीजेपी को इतना डर नहीं है। प्रशांत किशोर जो है एक बहुत ही साधारण स्ट्रेटजिस्ट है, लेकिन अपने आप को बाजार में बेच रहे हैं। और चूंकि नरेंद्र मोदी के साथ वो काम किए हैं, तो नरेंद्र मोदी को भी पता होगा कि ये क्या चीज है।
इनकी कितनी अहमियत है या कितनी स्ट्रेटजी बनाते होंगे। तो वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए या तो निशाने पे नहीं आया, और अगर वो निशाने पे ना आने का कारण कुछ और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सारे में तमाम दलों में जाके एक सेटिंग करके आते हो कि इनको सत्ता से दूर कैसे रखा जाए, या इनके अंदर कुछ भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी एक अच्छी रणनीति है कि भाजपा के जितने भी लोग हैं हर दलों में घुसे हुए हैं, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जैसे विरोधी दल ध्वस्त हो जाता है। कुछ ही नेता उससे बच के निकले हैं, जो बच के निकल गए उनकी चाल से। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों में प्रशांत किशोर जो है ये या तो बहुत ही नॉर्मल स्ट्रेटजिस्ट हैं जिनकी मार्केटिंग हुई है या कोई इनकी मार्केटिंग कर रहा है इंडियन मार्केट में। तो बाहर के कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, दूसरे मुल्कों के भी कॉर्पोरेशन हो सकते हैं जो इनकी मार्केटिंग कर रहा हो। ऐसे तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रियों में इस तरह की चीजें होती रहती हैं कि बाहर के जो लोग होते हैं बाहर से एकाएक आते हैं, इंडिया में लीडर हो जाते हैं। अभी प्रशांत किशोर अकेले ऐसे नहीं है, अभी पार्लियामेंट में देखिएगा तो कई ऐसे मिल जाएंगे जो एकाएक विदेश से पढ़ के आए हैं और विदेश में बहुत लंबे समय तक रह के आए हैं और राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में है, मंत्री भी बढ़ गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिजाइन का पार्ट होता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं उसको ध्यान में रखना होगा। तो अब ये सवाल है कि प्रशांत किशोर बिहार में कह तो रहे हैं कि हम बिहार से शुरू करेंगे, और सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हाँ, सिविल सोसाइटी से बात करेंगे। अब आता हूँ असली सवाल पर। आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। प्रशांत किशोर पीके बिहार के हैं और ब्राह्मण हैं। हाँ, क्या बिहार में वो कोई विकल्प खड़ा कर पाएंगे राजनीतिक रूप से? स्वराज पार्टी सुना है बनाएंगे कुछ, जन देखिए स्वराज। प्रशांत किशोर के बारे में दो खबरें पहले मैंने पढ़ी। ये बात बिहार की जब उन्होंने शुरू करी थी और उन्होंने कहा था कि गांव स्तर पे भी पूरा डाटा है, मुखिया सरपंच सबका डाटा है हमारे पास, और हम नए तरीके से बिहार की एक मतलब जो करेंगे। वो जीडीपी भी समझा रहे थे, जैसे वो वर्ल्ड बैंक वाले जीडीपी समझाते हैं जिसमें जीडीपी का ग्रोथ होता रहता है, आम आदमी गरीब ही रहता है, वही जीडीपी का ग्रोथ वो भी समझाते हैं कि 4% 8% देश का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, पूंजी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो पूंजी आम आदमी के पास तो आती नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, कुछ बड़े गिने चुने लोगों के पास तो पहुंच जाता है। तो उसी तरह का ग्रोथ की वो बात साल 2 साल पहले भी कर रहे थे, कैसे जीडीपी बिहार का नीचे रह गया, वैसे पीछे रह गया। लेकिन देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो खबर आई कि प्रशांत किशोर सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसे सिविल सोसाइटी से तो आप भी हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं सुना कि आपसे उन्होंने बात करी है। बिहार में एक जाना पहचाना नाम आप हैं, क्या अम्बेडकर नाम आपका जाना पहचाना नाम है, लेकिन अभी आपका नाम मैंने अखबारों में नहीं पढ़ा। भाई सिविल सोसाइटी की जब आप बात कर रहे हो तो प्रोफेसर, टीचर, सोशल जो आरटीआई एक्टिविस्ट या और जो तमाम लोग हैं, तो वो सेकेंड बिहार प्रशांत किशोर बिहार के ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा वो बिहार के हैं तो उनकी कास्ट क्या है। बिहार की राजनीति में वोट, बेटी, जात, इससे इसके बिना राजनीति नहीं होती। जितना आप जीडीपी की बात कर लीजिए, ब्राह्मण है नहीं ब्राह्मण है, कुछ लोग उनको भूमियार होने का भी दावा करते हैं। वो बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर। कई भूमियार लोग कहते हैं कि वो तो भूमियार ही है, कई ब्राह्मण लोग कहते हैं वो ब्राह्मण है। वो दावे प्रति दावे चलते रहते हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि बिहार के जो जातीय जो एक विभाजन है, तीव्र विभाजन जो जातीय के अंदर है। अब देखिए कल परशुराम जयंती में तेजस्वी यादव पहुंच गए, उन्होंने उस जाति से अपील करी बिहार के अंदर कि आप हमें साथ दीजिए जो जाति 30 साल तक उनकी धूल विरोधी रही, उनको गालियां देती रही। तेजस्वी यादव को अनपढ़ भी करते रहे, ये तो 10वीं पास है, 8वीं पास है, लेकिन तेजस्वी यादव उनकी जनसभा में गए, उनके कार्यक्रम में गए और उन्होंने बड़ा आभार भी प्रकट किया। जो बीच में हाल में जो कुछ जातीय समीकरण के अनुसार बिहार के जो चुनाव परिणाम आए हैं, तो एक जाति इतना तो कड़वा सत्य है 21वीं सदी में, जहां नेता लोग जाति के नाम पे सम्मेलन कर रहा है, कोई सम्राट अशोक के नाम पे सम्मेलन कर रहा है, कोई परशुराम के नाम पे सम्मेलन कर रहा है, कोई पता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे सम्मेलन कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि वो गुप्तों के नाम पे, भामाशाह के नाम पे सम्मेलन हो रहा है, और उसमें भामाशाह के नाम पे कोई वीर कुंवर सिंह के नाम पे हमारे देश के गृह मंत्री गए। वीर कुंवर सिंह का सम्मेलन का मतलब ये नहीं कि वीर स्वतंत्रता सेनानी थे और वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने गए थे, वो तो जाति विशेष का वोट बैंक देखते हुए वो आ गए थे। एक सच्चाई है। परशुराम जयंती भूमियारों का वोट बैंक देखते हुए तेजस्वी तो वहां हृदय परिवर्तन एकाएक उनका हो गया, वो चले गए। तो जहां जिस राज्य की इतनी विकट स्थिति हो, जहां रोजगार मुद्दा ना हो, जहां पे शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, यूनिवर्सिटियों की बदहाली हो चुकी है, 4-4 5-5 साल में लोग 8 साल में बीए कर रहे हैं,
वो 2019 का बीए का रिजल्ट 22 तक ना आ रहा हो जिस राज्य में, वहां पे वही ठीक करने के लिए मेहनत के टिकट। बेस पे अगर राजनीति डिसाइड हो रहा हो तो प्रशांत किशोर जी इसका क्या तोड़ है किशोर जी के पास? सिंपल भाषण देने से नहीं हो जाएगा कि बिहार का जीडीपी ऐसे है, बिहार का जीडीपी वैसे है। बिहार का जो बेसिक सिस्टम है 1947 के बाद, 1970 के बाद, जो वोट बेटी जात को, जात के नाम पे, और कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है चाहे वो धार्मिक, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन उसका समीकरण है अगड़ा, मोस्ट बैकवर्ड और दलितों का महादलित। नीतीश कुमार कुर्मी तो वो लालू प्रसाद यादव तो प्लस मुसलमान। जहां समाज इतना दयनीय स्थिति में हो उस राज्य में प्रशांत किशोर कैसे क्रांति लाएंगे? कैसे वहां पे एक राजनीतिक दल बना के, या तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो तमाम दलों के जितने भी हनुमान जिनको उस मंच पे नाचने का मौका नहीं मिलेगा वो प्रशांत किशोर के मंच पे पहुंच जाएंगे टिकट लेने के लिए? तो बेसिक परिवर्तन अगर लाने की बात करें कि एकदम नए नए लड़के को एकदम छात्र यूनिवर्सिटियों से छात्र निकालें, बढ़िया छात्र निकालें, ये ना देखें कि इसके पास कितना पैसा है, इसकी जाति क्या है, अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको टिकट ला के दें। किसी महिला को योग्यता के बेस पर टिकट दें, ये ना देखें कि उस नेताजी की पत्नी है, वो इस अमुक जात की नेताइन है, महिला है, तब तो मानेंगे। लेकिन अगर वो सेम राजनीति करने के लिए बिहार में आएंगे तो बिहार में उनको कुछ नहीं मिलना। बिहार में फिर वही अभी जो मुख्य जो दल हैं, जो 3-4 दल जो आपको नजर आ रहे हैं, उसी दलों के इर्द गिर्द जातीय विभाजन होगा और उसी के इर्द गिर्द बिहार का आगे का राजनीतिक भविष्य लिखा जाएगा। इसका मतलब कि प्रशांत किशोर का आप कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है बिहार में? मैं नहीं कहता कि राजनीतिक भविष्य नहीं हुई, कहना तो बड़ा खतरनाक है। देखिए अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली में आके नौकरी छोड़ के और 5 साल 4 साल में एक मूवमेंट चला के वो नेता बन गए। पहले दिल्ली जीते, लोग दिल्ली में कहने लगे अरे तो ज्यादा चलेगा नहीं, अब देखिए तीसरी बार जीत गए, फिर उधर पंजाब भी जीत गए, अब तो खबर आ रही है कि हरियाणा हिमाचल में भी अच्छी स्थिति में आ गए। तो ये कहना बड़ा, देखिए सिंपलिसिटी होगा कि नहीं होगा, ये देखा जाना चाहिए कि उनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही है। अगर बड़ी ताकत होगी उनके पीछे, प्रशांत किशोर के पीछे अदृश्य ताकत, नहीं, उनको तो आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग तो करना पड़ेगा ना, सेकुलरिज्म पे कुछ बोलेंगे। के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि उनके पीछे अदृश्य ताकतें कौन है, कौन सा कारपोरेट घराना उनके साथ है, या और भी तमाम अदृश्य ताकतें जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करती है, वो कौन है ये देखना होगा। अभी हमें ये नहीं पता, हो सकता है कोई ऐसी अदृश्य ताकतों का समर्थन उनके पास हो। राजनीति में हवा बदलते देर नहीं लगती है, क्योंकि राजनीति तो देख ही रहे हैं स्ट्रेटजी से चल रहा है। सीओ की तरह राजनीतिक दल चलते हैं, कंपनियां की तरह काम हो रही है। राजनीतिक दलों में काम होता है, एक ऑफिस बन जाता है, वहां पे 100 स्ट्रेटजिस्ट बनते हैं, कंप्यूटर पे वहीं पे स्ट्रेटजी बनाते हैं। वर्कर को जाके कन्विंस करने की जरूरत तक नहीं है इतना, गांव में जाके देहात में जाके। ये सारी एक ऐसा करती है कि जो वोटर है वो अपने आप उठ के बिना वर्कर के चला जा रहा है आजकल बूथ पे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा कि प्रशांत, देखिए वैचारिक रूप से प्रशांत किशोर के पास कोई विचारधारा नहीं है। आप कह सकते हैं कि वो कारपोरेट की विचारधारा से संबंधित व्यक्ति हैं, जो कैपिटलिज्म, क्रूड कैपिटलिज्म, ये जो तमाम चीजें हैं, वो जीडीपी बात करते हैं। जीडीपी बात करते हुए क्यों नहीं कहते कि वो जीडीपी को डिफाइन कैसे करेंगे? सोशल डेमोक्रेट के तौर पे जीडीपी को डिफाइन करेंगे कि मुकेश अंबानी के एंगल से जीडीपी को डिफाइन करेंगे? किसके एंगल से जीडीपी को डिफाइन करते हैं? बेरोजगारी को डिफाइन करेंगे, गरीबी को डिफाइन करेंगे। बिहार की जीडीपी की वो अक्सर बात करते हैं, बिजली की खपत की खूब बात करते हैं कि बिजली की खपत बिहार में कम है, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि बिजली की खपत कम है इसलिए कि बिहार के लोगों की इनकम बहुत कम है, बिहार के लोग बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं। बेरोजगारी का दर बिहार में बहुत ज्यादा है, आधी बेरोजगारी का दर आया है, और हरियाणा के बाद शायद बिहार ही आ रहा है। बिहार और कुछ ऐसे राज्य आ रहे हैं जिसमें बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो एक गरीब राज्य में सिर्फ आप ये कहें कि बिजली की खपत कम है, अरे बिजली के बिल देने की क्षमता लोगों में होगी तभी तो। और या तो आप कहें कि हम बिजली की खपत बढ़ाएंगे इस तरह पे कि मुफ्त बिजली देंगे, वेलफेयर स्टेट वाली बात करेंगे, वो सब तो बात करते कभी मैंने प्रशांत किशोर को आज तक सुना ही नहीं। तो बात बिहार की, और हम बिहार को नई दिशा देंगे, राजनीति को कैसे देंगे भाई?
ये तो सोचने की बात होगी ना। बिहार की नई दिशा देने के लिए जो तमाम राजनीतिक दल है वो दे रहे हैं, कोई कास्ट के नाम पे दे रहा है, कोई धर्म के नाम पे दे रहा है। अगर आप कुछ देना चाहते हैं, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आपने नारा दिया था और वो नीतीश कुमार से अब साल भर बाद खिलाफ हो गए। आपने जो बिहार में एजेंडा जो जिस पार्टी के लिए तय किया था, क्या एजेंडा था वो तो स्पष्ट करें कि ये हमने एजेंडा तय किया था, बिहार के लिए ये चीज नहीं कर पाए। वो तो कहीं ये बोलते हुए नजर आते नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इन्होंने जब रणनीति बनाई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा था उसके लिए आपने क्या किया? मतलब कि वो जो एजेंडा पे आपने कभी बोला कि ये चीजें थी भाजपा के लिए जिनको करना चाहिए था, डिटेल में बोलते। कहीं कभार सिंपल चर्चा करते हुए बोलने से नहीं होता। आप जब टीएमसी के लिए जब वहां गए और आपने उनके लिए पूरा स्ट्रेटजी बनाई, टीएमसी जीत गई, लेकिन देखिए वही गौतम अडानी ममता बनर्जी के साथ मिलती हुई नजर आती है। गौतम अडानी वेस्ट बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी को थैंक्स करके आते हैं। तो प्रशांत किशोर जिसके लिए स्ट्रेटजी पहले 2014 में बना रहे थे और 2000 अभी जो वेस्ट बंगाल में जिनके लिए बनाया वो भी गौतम अडानी के नजदीक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, आपकी आर्थिक नीति क्या है, सबसे बड़ी बात आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है और किस वैचारिक उस पर आप बिहार की राजनीति को तय करना चाहते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। और फिर या आप कांग्रेस के लिए बड़े परेशान थे कि हम कांग्रेस को उभार लेंगे, कि कांग्रेस को हम खड़ा कर देंगे नए तरीके से। आप अरविंद केजरीवाल के साथ भी जा सकते थे, अरविंद केजरीवाल के पार्टी का भी विस्तार होना है। केजरीवाल के साथ आप क्यों नहीं गए? आप टीएमसी के साथ क्यों नहीं गए? आप कांग्रेस में क्यों जाना चाह रहे थे लगातार? ये पार्टियां भी तो मजबूत होकर निकल रही हैं, अपने आप को राष्ट्रीय विकल्प बता रही हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के लिए जब आपने स्ट्रेटजी बनाया था आप उनके साथ भी जा सकते थे। आप ममता बनर्जी की पार्टी का पूरे राष्ट्रीय विस्तार का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कन्वीनर का पोस्ट लेकर पूरे देश भर में उनके लिए रणनीति बनाते। तो ये एक बड़ा प्रशांत किशोर को लेकर तमाम सवाल है और ये सवाल हमको लगता है बिहार की जनता जातीय होने के बावजूद और तमाम होने के बावजूद सोच विचार करने की क्षमता है। बेशक वोट देने पे बूथ पे जाने के बाद वो जाति पे ऐसे मोहर मार देते हैं, लेकिन जब बैठते हैं 10 बंदे तो सोचते बहुत हैं, बड़े लंबा सोच रखते हैं, बहुत ही तह तक जाते हैं। तो प्रशांत किशोर के बारे में अभी वो सोचेंगे। प्रशांत किशोर के तमाम दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि अभी जो उन्होंने शुरुआत जो करी है तो किस तरह से सोशल जो एक्टिविस्ट है या सिविल सोसाइटी से किससे किससे बात करते हैं, ये भी देखना होगा बिहार के अंदर। जी संजीव जी, इस पे फिर बात करेंगे हम लोग, इस पे नजर रखिएगा कि जो भी डेवलपमेंट होगा फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और कोई मुद्दा हो तो अम्बेडकरनामा आप सबका चैनल है, आइए और इस पे लगातार बोलिए। शुक्रिया संजीव जी। और फिर बात करते हैं दोस्तों, संजीव पांडे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वतंत्र लेखक हैं और पूरा बेबाकी से विश्लेषण करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।